नमस्कार दोस्तों, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। फिर से आज इसी चैनल मेरा चैनल स्पेरो स्टडी पॉइंट में पुनः आपका हार्दिक आभार एवं स्वागत है। हम बात करते हैं आज एक कोटेशन से, शुरुआत करते हैं नए दिन की। और कोटेशन है, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति दूसरों की सफलता से नहीं जलते। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं कुछ करने की काबिलियत रखता है वो दूसरों की सफलता को देखकर कभी जलते नहीं। और जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होगा वो न तो खुद सफल हो पाएगा न दूसरों को सफल होने देगा। तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ बने और इस कोरोना के संकट से बचने के लिए घर पे बैठे रहें और घर पर ही शारीरिक व्यायाम करते रहें। जिमिंग आपकी बंद है, पता है। तो चलो आज वापस भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे और जो 10 विशेषताएं हो रखी थी और 11वीं विशेषता की आज बात करते हैं। तो 11वीं विशेषता है कि विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज। अब ये विलक्षण दस्तावेज क्या है, ये हमारे संविधान के बारे में कहता है। संविधान की विशेषता है, संविधान को विलक्षण दस्तावेज माना जाता है। विलक्षण का मतलब है कि एक ऐसे गुण, बहुत सारे अच्छे से गुणों का दस्तावेज है। और ये जो दस्तावेज बनाया गया है ये हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता कह सकते हैं या उनकी दूरदर्शिता कह सकते हैं। बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम माना जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण देशों का, जो उनके संविधान बने थे उनका अध्ययन किया। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और फिर उनमें से उनको महत्वपूर्ण गुण या सर्वोत्तम सद्गुण या अच्छे गुण लगे, उनको भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। और एक और बात, हमारा संविधान इतना अच्छा है, लचीला है, जिसको दक्षिण अफ्रीका है देश, वो इसे एक प्रतिमान के रूप में अपने देश के संविधान बनाने के नाम हेतु इसको काम में लेता है। हमारे देश की इतनी अच्छी विशेषता है जिसको दक्षिण अफ्रीका देश भी उनको फॉलो करता है और वो अपने संविधान का जो प्रतिमान है उसको, अपने देश के प्रतिमान को हमारे संविधान के देश जो संविधान है उसमें देखने का प्रयास करता है। और अगली विशेषता क्या है, दक्षिण अफ्रीका देश। पुनः देख लेते हैं। विलक्षण दस्तावेज का मतलब है हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के माध्यम से या उनके प्रमाण के माध्यम से हमारे जो संविधान को एक अच्छा ढांचा मिला और उसमें अच्छे से गुणों का समावेश किया गया। तो वो संविधान निर्माताओं ने किया और लगभग कितने देश, 60 देशों का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने के बाद एक अच्छा संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और दक्षिण अफ्रीका इसको फॉलो करता है। अब अगली विशेषता पढ़ते हैं, तो वो है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का संयोग। हमारे देश में इन दोनों तत्वों का संयोग से जो संविधान बना है उसमें ज्यादा वे तो संघात्मक होने के बाद भी हमारा जो भारत है वो एक संघात्मक राज्य है। और संघात्मक राज्य होने के बावजूद भी जो हमारे संविधान में है उसमें संघ शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका एक कारण क्या था? कारण यह था कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें सीधा सीधा उल्लेख किया गया है भारत राज्यों का एकक होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एकक का मतलब राज्यों का एकक होगा
या फिर राज्यों का संघ होगा, ये बात लिखी हुई है। लेकिन संघात्मक ऐसे शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। राज्यों के एकक होने का मतलब ये है कि जो हमारा देश है वो अमेरिका की तरह राज्यों से मिलकर नहीं बना है। अमेरिका में क्या है कि जो 13 छोटे छोटे गणराज्य थे उन्होंने मिलकर एक अमेरिका का निर्माण किया है। एक ये राज्य था, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे करके टोटल 13 उपनिवेशक राज्य थे। उन्होंने मिलकर इस अमेरिका का निर्माण किया, यूएसए का निर्माण किया। तो वहां पर संघात्मक शासन सीधा सीधा दिखता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघात्मक का मतलब ये नहीं है, यानी कि भारत एक देश है और उसके अंदर जो राज्य है उन राज्यों ने भारत का निर्माण नहीं किया है, बल्कि भारत पहले बना, उसके बाद में राज्यों का विभाजन हुआ। आपको पता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का गठन किया गया था और उसमें बंटवारा किया गया था। तो इसी से अपन सीधा कह सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, न कि संघात्मक ढांचा है भारत का। तो अपन यहाँ जो संघ के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है वो यूनियन ऑफ स्टेट का होता है। भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। अब दूसरी बात, ये बात होने के बाद भी जो हमारा देश में जो शासन व्यवस्था है और उसमें शासन के अंदर जो ज्यादा महत्व दिया जाता है वो केंद्र को दिया जाता है, राज्यों को कम दिया जाता है। उसका एक कारण ये कि अगर राज्यों को अलग अलग उनके आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर अगर उनको सर्वोच्चता दी जाती है तो कहीं ना कहीं एकता की बात को वो खंडित कर सकते हैं, एकता को भंग कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा शक्तियां हैं वो केंद्र के पास रखी गई है। और जब केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां रहेगी तो कोई भी राज्य कभी भारत से अलग होने की बात नहीं करेगा। अगर ज्यादा पावर राज्यों के पास रहता है तो राज्य खुद स्वतंत्र देश बनाने की कोशिश करेगा और ऐसी स्थिति में भारत का विभाजन हो सकता है। तो सर्वाधिक शक्तियां केंद्र के पास दे रखी है। और एक ऐसी बात कि अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, राज्य का नया निर्माण करना है, राज्य बनाना है या फिर राज्य को छोटा बड़ा करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो भी केंद्र के पास ज्यादा पावर है। केंद्र एक बार राज्य से परमिशन ले लेगा, पूछेगा, उसमें वो उसकी स्वीकृति दे या न दे उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। संसद को लगेगा, राष्ट्रपति को जैसा लगेगा वैसा होगा। राष्ट्रपति या उनकी संसद को लगा कि भाई इस राज्य का निर्माण करना है और तो वो राज्य का निर्माण होकर रहेगा, चाहे वो उसकी विधान परिषद या चाहे विधानसभा है वो उसको मना करे। और अगर राज्य की विधानमंडल ने मना भी कर दिया फिर भी राज्य का विभाजन हो जाएगा। जैसे तमिलनाडु वाले आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, उसमें उसका खूब विरोध किया गया, लेकिन फिर भी तेलंगाना राज्य को अलग राज्य बनाया गया। दूसरी बात करते हैं, एक और जो शक्तियों की बात करते हैं तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण बातें होती है उनको समवर्ती संघ सूची में रखा गया। और संघ सूची पर किसका अधिकार है? संघ सूची पर केंद्र का अधिकार है और केंद्र ज्यादा इस पर बातें करता है और ये पूरे के पूरे अधिकार केंद्र के बीच में रहते हैं। और कुछ राइट्स है वो राज्यों को भी दे रखे और राज्यों को दे रखे तो राज्य सूची के विषय अलग बना रखे हैं। और राज्य सूची के विषय के बाद एक और सूची है, वो है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के अंदर क्या है, इस पर दोनों को अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है, केंद्र को भी अधिकार है कि दोनों इस पर मिलकर कार्य करें। लेकिन जब अंतिम निर्णय की बात आती है तो अंतिम निर्णय में केंद्र प्रभावी होगा, न कि राज्य प्रभावी होगा। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्यों को ज्यादा प्रमुखता यानी कि ज्यादा शक्तियां दी जाती है, वो है राज्य सूची के विषय। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपातकाल की स्थिति हो जाती है, आपातकाल के अंदर जो राज्य सूची के विषय होगा, इस पर राज्य सूची के विषय पर राज्यों का कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो सीधे अधिकार केंद्र के पास चले जाएगा जब तक आपातकाल लगा हुआ है। और उन पर कोई कानून बनाएगा तो वो कानून 1 साल तक मान्य रहेंगे
और आगे चाहे राज्य वापस आपातकाल हटने के बाद राज्यों को लगे कि हाँ ये कानून सही थे तो वो कंटिन्यू कर सकते, नहीं तो वो वापस स्थगित हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब एकात्मक संघात्मक की बात करने के बाद शक्तियों की बात करते हैं, तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करता है और ये राज्यपाल संघ की देखरेख में यहाँ कार्य करता है, यानी कि केंद्र की देखरेख में कार्य करता है। और एक बात करें तो ये एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करता है। राज्य की गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, उसकी इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। दूसरी, अब संघात्मक और एकात्मक तत्वों का समावेश भी किया गया है और केंद्र को ज्यादा शक्तियां भी दी गई है। अति महत्वपूर्ण विषय वो संघ के पास रखे गए हैं और जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो भी केंद्र के पास रखी गई है, अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास रखी गई और आपातकाल में निर्णय लेने की शक्ति भी केंद्र के पास रखी गई और राज्य सूची पर आपातकाल में कानून बनाने के अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। अब एक और बात, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उस पर भी केंद्र को ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। और उसके बाद जो ये जो राज्य होते हैं वो हमेशा केंद्र पर डिपेंडेंट रहते हैं आर्थिक रूप से। केंद्र इनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक बजट वगैरह यानी कि राज्यों को देता है केंद्र। और हमारे देश के अंदर राज्यों को प्रत्यक्ष संविधान बनाने की कोई स्वीकृति नहीं है क्योंकि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। अब एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एकल नागरिकता का मतलब यह है कि जैसे अमेरिका के अंदर ये वाला राज्य, ये वाला राज्य, ये वाला राज्य और ये वाला राज्य, इनका संविधान अलग है, इनकी नागरिकता के प्रावधान अलग है और पूरे यूएसए के नागरिकता के प्रावधान अलग है। मतलब ये कि जो अमेरिका में रहता है उनके पास दो दो नागरिकताएं होती हैं, एक उस राज्य की होगी और एक यूएसए की होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान की अलग से आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी फिर आपको भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। नहीं, आपका मूल निवास एक ही बनेगा, आप भारत के निवासी हैं। अब संविधान अलग से नहीं बना सकता है और एकल नागरिकता है, इसीलिए भारत में जो राज्य है वो अलग से अपने संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। अब अगली विशेषता जो है वो 13 नंबर, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं तो स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक विशेषताओं में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। कैसे रखती है? तो जो हमारे अधिकार होते हैं, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के आदेशों के द्वारा संचालित होती, तो शायद हमारे अधिकारों की रक्षा कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जो भी शासक आता वो अपने नियमों के अनुसार प्रजा पर अत्याचार भी कर सकता था। इसीलिए न्यायपालिका को उन्होंने स्वतंत्र रखा और यहाँ पर जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति वो नहीं कर पाएंगे और वो अपनी योग्यता के अनुसार, इस पर एबिलिटी के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती थी और की जाती है। अभी जो बात करते हैं कि प्रजातंत्र की रक्षा करने का जो संविधान निर्माताओं ने एक अलग से इनको बनाया, तो वो इसीलिए बनाया कि जो हमारे जो भारत की जनता है उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा की जा सके। और जो हमारे मूल अधिकार दे रखे हैं जो हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर, उनमें स्पष्ट जो हमारा आर्टिकल 32 है वो स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है, कहता है कि मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए यानी कि संवैधानिक उपचारों की बात करता है आर्टिकल 32। उसमें 5 तरह की रीट जारी करने का अधिकार भी दे रखा है और 5 तरह की रीट जारी करता है। उसमें एक तो पहले ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, इस तरह की 5 विशेषताएं वो आगे अपन पढ़ेंगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे उसमें। और दूसरी बात, न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्यायपालिका के अंदर जितने भी जजेज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके जज की नियुक्ति जो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो उनको हटाया जाता है वो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है।
अब उनको हटाने के दो ही तरीके हैं, या तो वो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरी कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। अब यानी कि हमारी जो न्यायपालिका क्या कार्य करती है, न्यायपालिका एक और बात महत्वपूर्ण विषय ये है कि उनका जितने भी, चाहे वो कार्यपालिका के आदेश हो, चाहे व्यवस्थापिका के कानून, अगर वो हमारे मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि जहां तक वो मूल अधिकार हमारा हनन करते हैं या मूल अधिकारों का हनन करते हैं जो कानून या कार्यपालिका के आदेश, तो उनको वहां तक अवॉइड कर सकती है, वहां पर अवैध घोषित कर सकती है जहां तक वे हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, उनको समाप्त कर सकती है, उनको रद्द कर सकती है। ये हमारी व्यवस्थापिका को अधिकार दे रखा है संसद के प्रति, जो आर्टिकल 13(2) ये बात करता है। 13(2) में यही बात लिखी है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त की जाती है। तो वो ये कहते हैं कि जब कोई एक ऐसे कानून जो संविधान से पहले बने थे, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बात की थी कि जो संविधान बना था उससे पहले वाले कुछ आदेश है जिनको हुटू बाद में लागू किया गया, वो प्लस कुछ कार्यपालिका के आदेश है और जो व्यवस्थापिका के कानून है, अगर वो हमारे मूल अधिकार दे रखे हैं जो प्रत्येक नागरिक के पास है, अगर वो उनका हनन करते हैं या उल्लंघन करते हैं, तो जहां तक वे मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो वहां तक वे कानून या आदेश या फिर जो भी डिग्री है वो अवैध माने जाएंगे, रद्द माने जाएंगे, जहां तक मूल अधिकारों का हनन करते हैं। अब अपन बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अपना एक घर ही ले लेते हैं, परिवार ले लेते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हमारे दादाजी होते हैं उस घर में। दादाजी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, नियम कायदे एक बार बना देते हैं, फिर उनमें हमारे पिताजी होते हैं, वो उनमें संशोधन करते रहते हैं कि भाई आज ये वाला कानून सही नहीं लगा, या फिर हमारी माताजी होती है वो घर के नियमों को संशोधन करती रहती है, नहीं आज तो सब्जी यही बनेगी। बोलते हैं कि नहीं सब्जी, माताजी सबको बोलती है कि सब्जी आज ये बनाएंगे, क्या बनाए, मेरे से भी पूछ लिया, आपसे भी पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, जितने मेंबर घर में होते पूछ ले, लेकिन सब्जी वही बनेगी जो उनके माइंड में सेट है, बस वो उनका फर्ज है क्या बनाए। और वैसे ही ठीक है, उस सब्जी वाले मैटर में कोई ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन कभी कभार क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अधिकार ये है कि उनको खिलाना दिलाया जाए, लेकिन पापा जी उसको डांट फटकार के मना कर देते हैं। तो दादाजी उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निभाते हैं और वो फिर अपने पिताजी को डांट लगाते हैं कि नहीं बच्चे हैं, इसको दिलाया जाए, ये इसका मूल अधिकार है, इससे छीना नहीं जाए, इसको खिलौना टॉफी या जो भी है आप जो मांगते हैं वो आपको दिलाई जाती है। तो वो एक परिवार के तौर पर अपन इसकी बात कर सकते हैं कि परिवार में दादाजी है, वो एक सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे जो माता पिता है वो एक कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के समान है, और हम हैं वो एक आर्टिकल 32 के तहत है, जो हमारी रक्षा कौन करता है, हमारे दादाजी करते हैं। तो अपन आगे अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता देखें, जो संविधान की विशेषताओं की बात करने में एक और विशेषता है कि जो हमारा जो संविधान है वो ज्यादा कठोर भी नहीं है, ज्यादा लचीला भी नहीं, इनके दोनों के बीच का समन्वय है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। यानी कि हमारे संविधान में लचीलापन भी है और कठोरता भी है। जो कठोरता है वो अपन ने यूएसए से ली है, और जो लचीलापन है वो अपन ने ब्रिटेन से लिया। हाँ, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये सभी को पता है, लिखा हुआ नहीं है, और यूएसए का संविधान है वो लिखित है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। अब ये लचीला क्यों है, कठोर क्यों है, तो अपन कहते हैं कि जो आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे आज तक टोटल 103 संविधान संशोधन किए गए। तो अगर हमारा संविधान लचीला ही नहीं होता तो उसमें संशोधन कौन करता या कैसे किए जाते। अगर कठोर रख दिया जाता तो उसमें संशोधन नहीं कर पाते। जैसे यूएसए के संविधान में टोटल आज तक 27 संविधान संशोधन हुए, और वो भी एक बार बैठ के कर दिए गए कि भी उसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन हमारे संविधान में स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए समय के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा हमारा संविधान है। और ऐसी विशेषताएं हमें कहाँ से मिलती है, ब्रिटेन से मिलती है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको ज्यादा क्यों महत्व दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के शासनकाल में
उनके अधीनता को स्वीकार किया हुए यहाँ रहे थे और अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, अपन यहाँ उनके अधीन रहते थे। उनकी शासन व्यवस्था को उन्होंने देखा तो उनको काफी हद तक ब्रिटेन की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। और जो हमारा अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों ने बनाया था वो भी इनको काफी हद तक सही लगा। इसीलिए जो हमारे आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल, लगभग 2/3 आर्टिकल है वो अधिनियम 235 के तहत ही 1935 अधिनियम बना था, उसके अकॉर्डिंग जो नियम बने थे उनको फॉलो किया गया हमारे संविधान में और हूबहू संविधान में उतार दिया गया। और लचीलापन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया और कठोरतापन है वो यूएसए से लिया गया। अब कठोरतापन और लचीलापन क्या है तो वो देखते हैं थोड़ा। अब जो हमारे जो संविधान संशोधन करने की विधियां दे रखी हैं वो टोटल हमारी बुक में 3 दे रखी हैं, लेकिन कहीं कहीं 2 भी मिलती है और इस बुक में है वो 3 विधियां दे रखी हैं। तो वो 3 विधि क्या है? पहली विधि तो एक ये है कि जो कोई भी संविधान संशोधन करेंगे वो साधारण बहुमत के माध्यम से, यानी कि एक संसद है और ये हमारी मान लो संसद है, इस संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन हो सकता है, यानी कि अपन एक कह सकते हैं एक लोकसभा और राज्यसभा। और कोई विधेयक है ये लोकसभा और ये राज्यसभा। एक विधेयक है वो साधारण बहुमत से पारित करवाया गया, यानी कि लोकसभा से पारित हुआ फिर राज्यसभा में गया और उस पर फिर हस्ताक्षर हो गए साधारण बहुमत के माध्यम से। इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर ऐसे अधिकार कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, जैसे हमारा जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था वो साधारण बहुमत के माध्यम से बनाया गया। और जितने भी संसद के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन के बारे में बढ़ोतरी करनी है या उनको घटाना है बढ़ाना है वो भी साधारण बहुमत के माध्यम से होता है। और कोई प्रदेश है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना है या फिर नए राज्य का निर्माण करना है या फिर किसी राज्य को समाप्त करना है या उसकी बाउंड्री में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो वो साधारण बहुमत के माध्यम से होता है। अब 2 सदनों के पूर्ण बहुमत और 2 सदन है, ये एक लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, इनका तो पूर्ण बहुमत सही है, प्लस जितने भी इनके जो सदस्य हैं उसमें उपस्थित है उनका 2/3 बहुमत, ये दोनों पूर्ण करें तो एक संविधान संशोधन किया जाता है। ये थोड़ा जटिल है, ये सरल था, ये थोड़ा जटिल है, ये अमेरिका की प्रणाली से प्रभावित है। यानी कि 2 सदनों का पूर्ण बहुमत लो, यानी कि एक तो पूर्ण बहुमत इन दोनों का सही, और फिर जो उस समय आए लोग हैं उस दिन कितने सांसद यहाँ आए हैं उनके जो सदस्य है उनका 2/3 बहुमत आवश्यक है, उनके 2/3 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, उसके बाद कोई विधेयक है वो आगे बढ़ पाएगा। अब आगे तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि यह है कि 2 सदस्य जो 2 सदन है इनका तो पूर्ण बहुमत, 2 सदन इनका तो पूर्ण बहुमत प्लस 2/3 उपस्थित का समर्थन प्लस हमारे जो भारत है और भारत की बाउंड्री के अंदर जितने भी राज्य हैं कम से कम आधे राज्य है उनकी विधानसभा है उनका समर्थन भी आवश्यक है, यानी कि जो एमएलए बैठते हैं राज्यों के उनकी भी स्वीकृति जरूरी है, ये बात करते हैं। और ऐसे पावर की बात कब होती है कि आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी है, तो ऐसे राज्य आधे राज्यों की स्वीकृति की बात करते हैं कि जैसे अपन राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की बात करते हैं, तो उस प्रक्रिया के अंदर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी समर्थन जरूरी है, उनकी भी वोटिंग अधिकार दिए जाते हैं। और एक और बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे केंद्र है और राज्य है उनके बीच शक्तियों का विभाजन करना है तो वो भी एक तो दोनों सदन के पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित के 2/3 और आधे राज्यों की विधानसभा का समर्थन भी आवश्यक है, एक शक्ति विभाजन में और राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब एक राजनीतिज्ञ थे या फिर विद्वान थे डॉक्टर हावियर ने इस लचीलेपन और कठोरता की बात करते हुए इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है यह अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच में एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, अच्छा संतुलन बनाए रखता है, ऐसा संविधान है।
न तो ज्यादा कठोर है न ज्यादा लचीला। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर हवियर कहता है। अब आगे की विशेषता, अगली विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय संप्रभुता का समन्वय। हमारे संविधान के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि न्यायपालिका के पास है। और जो संसद की संप्रभुता है वो किसके पास है? संसद के पास दे रखी है। और इनके बीच का समन्वय, इनके बीच के मार्ग को अपनाया गया है भारतीय संविधान के अंदर। भारतीय संविधान में सर्वोच्च तो किसको मान लिया गया है कि भाई संविधान के अंदर सर्वोच्चता किसको प्रदान की गई है? वो की गई है पार्लियामेंट को, संसद को प्रदान की गई है कि भाई आपको सभी कानून बनाने हैं और आप ही उस कानून की उन कानून को लागू वगैरह करेंगे। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का यह कार्य होता है, कानून बनाना और उनको लागू करना। लेकिन जो कानून बने हैं और उनको लागू किया गया, व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया, ठीक है। व्यवस्थापिका ने उस कानून को बना दिया और कार्यपालिका ने उसको लागू किया, और वो कानून जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है और वो कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार है उनको प्रभावित करते हैं। तो उस समय जो जुडिशरी, जो न्यायपालिका है, उसको ये अधिकार है कि उस कानून को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि जो संविधान, यानी कि संसद है, संसद के द्वारा संविधान के अंदर जो भी कुछ कार्य किया जाता है संविधान में या फिर हमारे देश में, तो उसको कंट्रोल कर सकती है, उसको नियंत्रित कर सकती है। और फिर वो क्या करेगी? जुडिशरी क्या करेगी? हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी? उस संविधान की व्याख्या करेगी और उसमें व्याख्या करेगी। व्याख्या में उनको लगेगा कि हाँ, ये संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये जो कानून बना है या कोई रूल्स बना है ये सही नहीं है, तो वो फिर ये बात